अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। चित्राल दास्तान की ये दूसरी किस्त है। चित्राल दास्तान की जो पहली किस्त थी उसमें हमारा जो तवज्जो थी या ज़्यादा जो गुफ्तगू का मौजू था वो त्रिश मीर था, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ है और उससे मनसूब उससे मुतल्लिका बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं को पैमाओं के हवाले से, पोर्ट्रेस के हवाले से, जो कि अनकही हैं, जो कि अनसुनी हैं, जो ज़्यादा मशहूर नहीं हुई। हमारा फिल्म और ड्रामा का मौजू तो खैर इस तरह का है भी नहीं। और तार साहब ने चित्राल दास्तान में त्रिश मीर से मुंसलिक इस तरह की कहानियों का जिक्र भी किया और गुज़श्ता किस्त में हमने इस पर तफसीली बात भी की है। तार साहब, अगर हम चित्राल दास्तान का एक बाकायदा आगाज़ करें, और चित्राल दास्तान जो सफ़रनामा है इसका आगाज़ भी बहुत ही कमाल है। आगाज़ आपकी तमाम किताबों में मतलब बहुत ही कमाल होता है। उसकी वजह यह है कि बहुत ही आप इस चीज़ पर शायद आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो होती है। तार साहब, इसका आगाज़ बहुत आला है और इसमें शुरू में मैं एक छोटा सा कोट कर दूं, उसके बाद आपसे एक सवाल करता हूं। आपने लिखा है कि तो जो सफ़र इस तरह भूलते जाते हैं इनको फिर से याद करने का फ़ायदा, पुरानी बर्फ़ों तक पहुंचने के लिए ताज़ा बर्फ़ों के अंबार को कुरेदने से क्या हासिल, इस झील तक अब क्या पहुंचना जिसमें दर्जनों झीलों के पानी दाखिल होकर उसकी शिनाख्त को गुम कर चुके हों। किसी एक गुज़श्ता दीवानगी का तज़किरा चय में नहीं। तार साहब, इस किताब का आगाज़ तो बहुत ही शानदार है। क्या आप अपनी जब दोबारा किताबें पढ़ते हैं, मसलन देवसाई है या नांगा पर्वत है, ये जितने पुराने सफ़रनामे हैं जो आज से 30 साल पहले या 35 साल पहले लिखे गए, तो कभी आपको इत्तेफाक होता होगा उनको दोबारा देखने का? कोई ऐसे फ़िक्रे होते हैं जिन पे आप चौंक जाते हो? कोई ऐसा किसी किताब के आगाज़ पे आप ये सोच रहे हो कि क्या ये मैंने लिखा है और आपको वो तहरीर बड़ी अजनबी सी लगे, या अजनबी से मुराद ये है कि आपको हैरत में डाल दे, अपना ही लिखा हुआ, तो कभी ऐसा लगा है? एक्चुअली जो जो उम्र बढ़ती है ना जी, तो कुछ चीज़ें भूलती भी जाती हैं, तो फरामोश करता चीज़ों में ये किताबें भी हों। ज़ाहिर है कि मैं वो 75-76 किताबें मुझे याद तो नहीं है, लेकिन चंद एक का आगाज़ जो है या कोई अगर मैंने पूरी पढ़ी है तो टाइम्स खुशी होती है कि ये मैंने लिखा है, और कहीं ये भी ख्याल आता है कि किस तरह मेरे ज़हन में आया। तो मसलन अच्छा क्लीशे है कि अगर नावल का आगाज़ अच्छा हो, पहला फ़िक्रा अच्छा लिखा जाए तो समझे कि आधा नावल लिखा गया अच्छा। जी, इसी तरह इसी को मैं मुंतबिक करता हूँ सफ़रनामों पे, अपने सफ़रनामों में, ठीक, कि अगर उसका आगाज़ अच्छा हो गया ना, और ये मैं बहुत देर तक सोचता रहता हूँ, ये नहीं मैं करता कि भाई डे 1 पे हमने ये किया, कि आगाज़ कहाँ से करना है, इसका जो सिरा कहाँ है, गुंजलक है सारा कुछ, कोई एक सिरा हाथ आ जाए तो वहाँ से फिर चल पड़ता है सिलसिला। जिस तरह देवसाई का जो आगाज़ है उसके ऊपर वीडियोज़ बेशुमार बन चुकी हैं, तो वो मेरा ख्याल आपको याद होगा, मुझे अच्छी तरह याद नहीं, लेकिन कुछ इस तरह है कि मैं देवसाई का एक बादल हूँ और मेरी शबाहतें अजीब हैं, और मैं देवसाई का एक फूल हूँ और मुझ जैसे फूल और कहीं नहीं खिलते, और मैं देवसाई का एक रीछ हूँ जो सिर्फ देवसाई पे मिलता है, और मैं खुद देवसाई हूँ, दुनिया के बुलंद तरीन मैदानों में से एक। तो यहाँ से उसका आगाज़ होता है। अब इस आगाज़ के साथ मैं आगे बढ़ा कि देखिए देवसाई जो है अगर डिपिक्ट करना हो तो ये 3 चीज़ें हैं, रीछ, बादल और फूल। जी, ठीक। तो इसी तरह ये जो किताब है इसका भी सिरा मुझे मिल गया कि भाई वाकई बड़े अरसे के बाद इसको मैंने लिखा, वो भूल चुका था बहुत कुछ, तो इसलिए उसका आगाज़ है। डॉक्टर साहब, आप गिलगित से सीधे गोपस चले गए और आपने गाकूश में क़याम नहीं किया। इस सफ़रनामे में कारी जो है वो ये इंतज़ार कर रहा होता है, मैं अपने तौर पर अपने हवाले से बात कर रहा हूँ कि एज़ अ कारी मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि शायद आप गिलगित से गाकूश जाएंगे और गाकूश का एक तफसीली जिक्र जो है वो हमें पढ़ने को मिलेगा, लेकिन ये क्योंकि पुराने दौर था और आप सीधा गोपस गए। और गाकूश के हवाले से मेरा एक सवाल ये है कि आपने कभी किसी और एक्सपीडिशन में आते जाते याक सराय या किसी और एक्सपीडिशन में गाकूश में आपका क़याम तवील रहा, और गाकूश की जो वुसअत है और उसकी जो दरिया का फैलाव है उसने आपको मुतासिर किया? देखिए हमारी नज़र में उस ज़माने में गाकूश था ही नहीं, ना ही खिज़र था, वो इतने वेल नोन नहीं थे। वो जो शेरे थे शोहरत के वो बंधे हुए थे हुंजा के, नगर के, स्कर्दू वगैरह के, इन वादियों की तरफ कोई कम जाते थे लोग।
लेकिन ये है कि मुझे ये याद है कि उसकी जो वुसअत थी दरिया की, क्योंकि एक दफ़ा जब हम उधर से उतरे हैं इधर वादी यासीन में उतरे हैं और उसके बाद आगे आए हैं, तो तब मुझे मौका मिला उस पूरे खित्ते को देखने का। एंड आई फील कि ये किसी और बाकी नॉर्थ से कम नहीं है, बल्कि ज़्यादा खूबसूरत इसलिए है कि उस तरह अभी स्पॉइल नहीं हुआ कमर्शलिज्म से। तो वो मैं उसकी वुसअत से मैं मुतासर हुआ था। लेकिन मैं ये कहूँ कि भाई वहाँ मैंने कुछ देर क़याम किया, सिवाय वहाँ पे किया था गोपीस में, और वहाँ भी मेरे बेटे के अपना दोस्त के वालिदैन थे को राजा वगैरह, तो उनकी वजह से हम रुके थे। लेकिन मैं सरसरी गुजरा यहाँ से, इसको डिटेल में नहीं देखा। तारिक साहब, आपने अपनी किताब में एक बड़ा ही खूबसूरत फिक्रा लिखा है तारीख के हवाले से, आर्कियोलॉजी के हवाले से, जो हमारे रवैये हैं। क्या 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 खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है। आपने लिखा है कि हमने अपने माजी की बाज़याफ्त के हवाले से सिर्फ, और वो भी किसी हद तक, मोहनजोदड़ो महरगढ़ को अपनी तहकीक का मौजू बनाया है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और महरगढ़ को अपनी तहकीक और तवज्जो का मरकज़ बनाया है, जबकि शुमाल के पहाड़ों की जानिब हमने कभी निगाह नहीं की। क्या आज भी मतलब आप यही समझते हैं कि शुमाल के हवाले से हम जो है वो गाफिल हैं, स्पेशली उसकी जो आर्कियोलॉजी है, उसकी तारीख के हवाले से? कुछ बड़े लोगों ने यकीनन काम किया है, दानी साहब से लेके कई ऐसे बड़े लोग हैं, लेकिन ओवरऑल जिस लेवल का, जिस सतह का, जिस बड़ी सतह पे, जिस बड़े पैमाने पे शुमाल को स्टडी करना चाहिए, उसकी हिस्ट्री आर्कियोलॉजी और आसार कदीमा के हवाले से, वो यकीनन हम नहीं कर पाए। आप आज भी यकीनन इसी हवाले से मायूस होंगे कि शुमाल जो है उसके हवाले से हम गाफिल रहे हैं। देखें, ये जितने भी होते हैं ये क्लीशेज और भेड़ चाल होती हैं। मैं भी बात करूंगा तो मैं मोहनजोदारो की करूंगा और मेहरगढ़ की करूंगा और हड़प्पा की करूंगा, और तमाम लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करना चाहते हैं वो इसी तरह बात का आगाज़ करते हैं। लेकिन वहाँ जो मुझे इंडिकेशंस मिली, मसलन ये तारीख़ में है कि आज ऑलमोस्ट 700-800 साल पहले शायद तिब्बतियन आर्मी इधर से आई थी। वहाँ से वो जो दर्रा है, अभी मेरे जहन में आ जाएगा, जब मैंने भी क्रॉस किया था, और वो इन इलाकों में आई थी। यानी यहाँ पे बुद्धिज़्म का इन्फ्लुएंस था और यहाँ पे बुद्धिस्ट मौजूद थे। और एक मैं ऐसी खातून को मिला था जो वहाँ पे जो कदीम कब्रिस्तान जो हैं यासीन वगैरह में, वहाँ खुदाई कर रहे थे, और वहाँ पे मैंने कहीं लिखा भी है कि उसको हज़ारों बरस पुराने परिंदे मिले थे सोने के, और वो बुद्ध के थे। इसी तरह वो जो एक पहाड़ है जिसके ऊपर कहते हैं कि एक डायनासोर या अजदहा जो किसी ने कत्ल किया था उसकी हड्डियाँ नज़र आती हैं, वहाँ के लोग कहते हैं कि जी वहाँ पुरानी हड्डियाँ भी हैं और चीज़ें भी हैं और बिल्डिंगें भी हैं। तो वहाँ पे है सारा सिलसिला। लेकिन हमारी मतलब कि हम किसी तरफ भी तवज्जो नहीं करते, तो अपने मुल्क की तरफ नहीं करते, तो इन चीज़ों की तरफ कहाँ करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो उसका अतार साहब, आपने कहा है कि वादी फंडर एक ऐसा हीरा थी जिसकी तराश खराश पर किसी ने तवज्जो नहीं की थी। यानी उस वक्त जब आप लिखते हैं, उस वक्त जब आपने ये सफ़र किया था, और आपने कहते हैं कि खुदा का शुक्र कि वो अभी तक ना तराशीदा थी, अगर तराशी जाती तो वादी कागान हो जाती। तार साहब, अब किसी हद तक ये होना शुरू हो गया है, ज़मीनें बिकना शुरू हो गई हैं। फंडर जो आपने देखा आज से 25-30 साल पहले, उससे अब काफ़ी तब्दील हो रहा है और बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है। हमारी दुआ तो यही है कि वो फंडर जो है वो बिल्कुल ऐसी रहे जिस तरह की है, और पाकिस्तान में वो बिल्कुल एक मुनफरिद सरजमीन है अपनी लैंडस्केप के हवाले से। आपका ये दिल करता है कि फंडर जो है उसको किसी नेशनल पार्क ऐसा बना दिया जाए ताकि कम से कम हम फंडर को तो महफूज कर पाएँ। बाकी दर्जनों ऐसे खूबसूरत तरीन सियाहती मकामात हैं जिनको हमने बर्बाद कर दिया है, लेकिन कम से कम हम फंडर को तो महफूज कर पाएँ। वकार बात ये है कि वो नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता, तो मैं वो तूती बजाता हूँ मैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। अब देखें ना कि भाई मैं ख़ास तौर पे जब प्रेसिडेंट लगारी ने मुझे वहाँ पे उज़्बेकिस्तान रोड उस ज़माने में बड़ा शोरा था, हमारे यहाँ शोरा होता है ना, फिर दब जाती थी कि जी ये बन रही है और वस्त एशिया नज़दीक आ जाएगा और हम वस्त एशिया में घोड़े दौड़ाते चले जाएंगे, उनके ऊँट इधर आएंगे वगैरह। जिस तरह ये मोटरवे बनी थी तब भी यही समरकंद और बुखारा, ये हम फैंटसी में रहते हैं, बड़े खुश रहते हैं और खुश करने के लिए ख़ास तबकों को।
तो वो जो थी क्या नाम है रोड, उज़्बेकिस्तान रोड, जी उस सिलसिले में प्रेसिडेंट लगारी ने मुझे बुलाया प्रेसिडेंट हाउस। वो बाकी जो कुछ हुआ बाद में, जो स्कैंडल हुए उनको छोड़िए, तो उनको मैंने बताया, मैंने कहा जी ये सिलसिला है, वहाँ पे 2 ग्लेशियर्स भी हैं और वगैरह वगैरह। मैंने आई स्टिल रिमेंबर उनसे ज़ाती तौर पे तब दरख्वास्त की थी, आज 25 साल हो गए, कि जी एक फेरी मेडोज़ जगह है और वो दुनिया में सबसे खूबसूरत मंज़र है फेरी मेडोज़ का, और मैं कुछ अर्सा पहले वहाँ पे गया हूँ, मैंने किताब भी लिखी है। तो मुझे खदशा है कि वहाँ लोग जब जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वहाँ सड़क बन रही है, मैं तो वो बोल्डर रिज से गया हूँ, तो वहाँ लोग जाना शुरू कर देंगे, तो क्या आप उसको नेशनल पार्क में नहीं बदल सकते? अभी वक्त है। अब ये कि उनको एक तो पता ही नहीं था कि जगह कहाँ है, और बाकी हमारे बेशतर पॉलिटिशियंस का ये मसला ही नहीं है कि कोई नेशनल पार्क बनाया जाए, म्यूज़ियम बनाया जाए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए कुछ, मतलब उनके और मसाइल हैं, इनको वो अहम नहीं समझते। जिस तरह एक साहब ने कहा था कि वो कल्चर का क्या आप समझते हैं कि हमारी ये फ़लाँ तामीर से ये कल्चर तबाह हो जाएगा तो और बना लेंगे, तो मतलब इस किस्म की। चुनाचे उसको अगर आप बना भी लेंगे, डिक्लेयर कर देंगे, अब देवसाई को नेशनल पार्क आपने डिक्लेयर किया हुआ है, वहाँ क्या हुआ? वहाँ दिन में 5000 बंदे जा रहे हैं, वहाँ गंद फैला रहे हैं लोग बड़े पानी के करीब, वहाँ कैंपिंग साइट्स बनी हुई हैं। तो या तो फिर आपको उसको प्रिजर्व करें, जिस तरह के नेशनल पार्क को करते हैं आप दुनिया भर में, जहाँ करते हैं कि आपकी बाकायदा तलाशी लेते हैं कि आपके पास थ्रो करने के लिए चीज़ तो नहीं, वहाँ फेंक के तो नहीं आ जाएंगे, और ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बगैर इजाज़त के वहाँ एक ईंट भी लगाई जा सके। चुनांचे नेशनल पार्क अगर कोई डिक्लेयर कर सकता है तो वहाँ के लोकल खुद लोग कर सकते हैं, जो अवेयर हैं उसकी इम्पोर्टेंस को, कि वो इसको महफूज करें, हुकूमतों की तरफ मत देखें, वो कुछ नहीं करेंगे। नाज़रीन, आपने तार साहब की गुफ्तगू सुनी, और तार साहब की जो बातचीत है उसके वाले से कुछ दोस्त ज़रूर हैरान होंगे कि किताब का उन्वान जो है वो चित्राल दास्तान है और बात वादी गिज़र की हो रही है। अच्छा, ये इब्तदा में कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ अबवाब हैं जो कि गिज़र से मुतल्लिक है, क्योंकि तार साहब ने जो सफ़र इख्तियार किया चित्राल की जानिब, वो गिलगित से किया और यहाँ से गाकूच और गुपस और फिर यासीन वैली और यहाँ से होते हुए फंडर और शंदूर को क्रॉस किया। मैंने ये समझा कि एक तो चित्राल दास्तान किताब का क्योंकि ये हिस्सा है इसलिए इस पर बात करनी ज़रूरी है, और फिर तार साहब जिस अहद में गए तो डेफिनेटली वो आज के गिज़र से मुख्तलिफ होगा, तो इसलिए भी गुफ्तगू करनी ज़रूरी है। हम बहुत जल्द जब दर्रा जो शंदूर है वो क्रॉस करेंगे तो उसके बाद चित्राल की सरजमीन पे होंगे, चित्राल के रसूम व रवाज, चित्राल की सकाफ़त, चित्राल की खूबसूरतियाँ, चित्राल की कहावतें और चित्राल की तारीख़, और ये तमाम चीज़ें जो है इन पर बात करेंगे। चित्राल बहुत खूबसूरत है और चित्राल दास्तान जो किताब है ये बहुत ही कमाल है, ज़रूर पढ़िएगा। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में।